राम राम बॉस, सभी को राम 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 राम। बेटा, राम और राम जी। संक्रांति की हार्दिक सबको शुभकामनाएं। राम राम, सबको नमस्ते, धन्यवाद आपका। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और सबका स्वागत भाई। आज थर्सडे है, डेट हो गई है 15 जनवरी 2026। थर्सडे है तो ऑर्गेनन डे है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हैनीमैन साहब का दिया हुआ एडवांस एडिशन। और इसमें एफोरिज्म कौन सा चलेगा, बताएगा कोई? बस 277 या 78। ये हमारा 77। चल रहा है 275 से लेकर के 283 वाला ग्रुप है जी। हाँ जी, हाँ। और 275 से 283 वाले ग्रुप में हैनीमैन साहब कह रहे हैं कंटेंट में, अगर हम देखें पेज नंबर 29 पर, स्ट्रेंथ ऑफ द डोजेज फॉर होम्योपैथिक यूज, डैश लगा कह रहे हैं हाउ इट मे बी इंक्रीज और डिमिनिश्ड, डेंजर ऑफ टू लार्ज डोजेज भी इसमें बताया जाएगा ग्रुप में कि टू लार्ज डोजेज का क्या क्या खतरा हो सकता है। तो इसमें हम 277 पे आप बता रहे हो शायद, है? हाँ जी बॉस। ओके, 276। 270, हाँ जी, सही कह रही है 277 277। जी। और हमारा इस तरह से 162 फुटनोट भी हो गया था 276 में जो है। हाँ जी। 277 में हैनीमैन साहब कह रहे हैं फोरिज्म में, हाँ 283 तक है ये। 277 में कह रहे हैं फॉर द सेम रीजन एंड बिकॉज ए मेडिसिन प्रोवाइडेड द डोज ऑफ इट वाज सफिशिएंटली स्मॉल is all the more salutary and almost marvelously efficacious the more accurately homeopathic its selection has been. A medicine whose selection has been accurately homeopathic must be all the more salutary the more its dose is reduced to a degree of minuteness appropriate for a gentle remedial effect. भाव ये है कि जितनी ज्यादा सिमिलिमम होती जाएगी, जितनी ज्यादा एक्यूरेटली सिमिलिमम कर दोगे मेडिसिन को, उसकी डोज को उतना ही रिड्यूस अगर आप करें डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस में, तो वो उतना ही जेंटल रेमेडियल इफेक्ट देगी, उतना ही बेहतरीन, उतना ही मार्वेलसली इफिकेशियस होती है वो। यानी कि जितनी ज्यादा सिमिलिमम उतनी छोटी डोज। बिल्कुल। और जितनी ज्यादा सिमिलिमम अगर डोज लार्ज कर दी तो गड़बड़। और उसके उल्टा उन लोगों के लिए जितनी कम सिमिलिमम उतनी लार्जर डोज से लेते हैं वो रिजल्ट। बिल्कुल जी। तो बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं वो कि फॉर द सेम रीजन, यही वजह है, एंड बिकॉज ए मेडिसिन प्रोवाइडेड द डोज ऑफ इट वाज सफिशिएंटली स्मॉल, यही वजह है सिमिलिमम के हिसाब से टू लार्ज ना देना, कि भाई जो प्रोवाइडेड डोज है वो सफिशिएंटली स्मॉल होनी चाहिए। इज ऑल द मोर सैल्यूटरी एंड ऑलमोस्ट मार्वेलसली एफिकेशियस द मोर एक्यूरेटली होम्योपैथिक इट्स सिलेक्शन हैज बीन। और साथ में यही कह रहे हैं कि जितनी स्मॉल होगी वो उतनी ही ज्यादा सैल्यूटरी और उतनी ही ऑलमोस्ट मार्वेलसली असरदार होगी। मोर एक्यूरेट, जितनी मोर एक्यूरेटली होम्योपैथिक उसका सिलेक्शन होता जाएगा या होगा। कह रहे हैं आगे कि ए मेडिसिन हुज सिलेक्शन हैज बीन एक्यूरेटली होम्योपैथिक मस्ट बी ऑल द मोर सैल्यूटरी द मोर इट्स डोज इज रिड्यूस्ड टू ए डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस अप्रोप्रिएट फॉर ए जेंटल रेमेडियल इफेक्ट। दूसरा भाव ये कहा हैनीमैन साहब ने कि जितनी एक्यूरेटली होम्योपैथिक सिलेक्शन होगा मेडिसिन का उतना ही सैल्यूटरी होगा उसका डोज को कम करना, क्योंकि उसकी माइन्यूटनेस
जो अप्रोप्रिएटली हो जाएगी तो वो जेंटल रेमेडियल इफेक्ट भी दिखाएगी, यानी कि कोई अग्रवेशन भी नहीं दिखाएगी। तो दो भाव हैं अमितपाल भाई, एक तो मार्वेलसली एफिकेशियस हो जाती है और दूसरा जेंटल रेमेडियल इफेक्ट भी आता है उसका, अगर माइन्यूटनेस की तरफ बढ़ते हैं राइट सिमिलिमम को लेकर के। वो बात फील होती है कि शुरू से लेके अब लास्ट तक आ रहे हैं हम ऑर्गेनल के। जी मैं बहुत कह रहे बार बार ना एक ही बात को कि भाई डोज तो स्मॉल कर लो, डोज स्मॉल कर लो, हाँ, डोज स्मॉल। सिमिलिमम से भी ज्यादा, मतलब सिमिलिमम तो कहा ही कहा है कि कैसे करनी है, अच्छा, लेकिन डोज के मामले में डोज की बात को तो बार बार याद दिला रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। सर इसमें जो सैनिटरी इफेक्ट है इसका मतलब ये है कि वो स्टार्टिंग में हर थोड़ा सा अनप्लेजेंट होगा लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा रहेगा। हाँ, तो सैनिटरी में हल्का सा सैल्यूटरी का अच्छा, अनप्लेजेंटनेस भी रहती है। सैल्यूटरी का मतलब थोड़ा सा मैं वहां से भी लेता हूं कि यार तुम्हें सैल्यूट है, इतना अच्छा काम किया आपने, उम्दा उम्दा काम करना। सैल्यूटरी का मतलब है तारीफ काबिल, सैल्यूटरी का मतलब होता है सैल्यूट करने को मन करता है जिसको। कई बार आपने देखा होगा ना, बहुत अच्छा जो काम करके आते हैं तो लोग कई बार उन्हें सैल्यूट करते हैं कि यार सैल्यूट है तुम्हारे इस एक्ट को। तो उम्दा, उम्दा कहते हैं हिंदी में, उम्दा भी है, उम्दा। और जो आप भाव दे रहे हैं ना कि शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ करेगी, थोड़ा सा गड़बड़ तो कर ही नहीं सकती अगर 277 को हम सही से समझ लें। क्यों? नहीं, मैं इसका मीनिंग बता दूं सैल्यूटरी का मतलब हिंदी में भी हाँ, लिखा फिर से बताओ, फिर से बताओ। अगर हम सैल्यूटरी का मतलब देखें जिसमें लिखा है हैविंग अ गुड इफेक्ट ऑन समबडी दो ऑफन सीमिंग अनप्लेजेंट, मतलब स्टार्टिंग में या उसका थोड़ा सा अनप्लेजेंट रहेगा लेकिन उसका इफेक्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो वो हाँ, इसमें, हाँ तो वो जो हमारे लिए हितकारी होगा वो होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा आपको अनप्लेजेंट लग सकता है कुछ टाइम के लिए। हाँ, फिर भी थोड़ा सा मुझे तो यही समझना है, अनप्लीजेंट सैल्यूटरी और अनप्लीजेंट है जी। बहुत सारे हैं सोलिटरी। हाँ, मतलब ये बेनिफिशियल ही है इसका कुल मिला के मतलब। इसका मतलब ये है कि फायदेमंद तो पक्का है, लेकिन आपको हो सकता है देखने में लगे कि शायद फायदेमंद नहीं होगा या कैसा है ऐसा। हाँ, मतलब ये प्लीजेंट तो ओके, बहुत थोड़ा है, हाँ मीनिंग में यही दे रखा है, लेकिन है कुल मिला के हेल्दी बेनिफिशियल हाँ, ही है। मोर सैल्यूटरी का भाव हमेशा उम्दा रिजल्ट से होता है, बेहतरीन। और कई वर्ड दे रखे हैं जैसे लाभदायक, शुभकर, और हितकर, और मुफीद, कल्याणकार, स्वास्थ्य वर्धक। ओके, ओके, चलो भाव वही आ रहा है। और थोड़ा सा जो से अभी श्रेय कह रहे हैं कि हल्का फुल्का अनप्लीजेंट्री होगा, तो वो जरूर समझने वाली बात है, क्योंकि हनीमैन साहब उसी से बाहर आ रहे हैं। बहुत अनप्लेजेंटरी होगा नहीं, वो ऐसा प्रतीत होगा। हाँ, ऐसा प्रतीत होगा कि यार ऐसे इतना बढ़िया हो सकता है, या है ना। हाँ, प्रतीत। बिल्कुल। चलो जी, तो 277 का यही भाव है कि यदि आप अपनी डोज को कम करते चले जाएं और जितनी राइट सिमिलिमम होगी वो उतना ही बेहतरीन काम करेगी और उतना ही जेंटल रेमेडियल इफेक्ट आएगा उसका। 278 में कह रहे हैं, 278 एफोरिज्म में कि हेयर द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस फॉर श्योर एंड जेंटल रेमेडियल इफेक्ट। अब यह सवाल ये उठता है कि मोस्ट सुटेबल डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस फॉर श्योर एंड जेंटल रेमेडियल इफेक्ट कैसी क्या होगी, किसको मानेंगे। हाउ स्मॉल इन अदर वर्ड्स मस्ट बी द डोज ऑफ ईच इंडिविजुअल मेडिसिन होम्योपैथिकली सेलेक्टेड फॉर ए केस ऑफ डिजीज टू इफेक्ट द बेस्ट क्योर। अभी क्वेश्चन को ही दूसरा भाग है क्वेश्चन का कि कितना स्मॉल हो
दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, ये डोज ईच इंडिविजुअल मेडिसिन की जो होम्योपैथिकली सेलेक्ट करी है केस के लिए, डिजीज, केस ऑफ डिजीज के लिए, ताकि वो बेस्ट क्योर हो सके। ये सवाल उठता है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू डिटरमाइन फॉर एवरी पर्टिकुलर मेडिसिन what dose of it will suffice for homeopathic therapeutic purposes and yet be so minute that the gentlest and most rapid cure may be thereby obtained. That's लगा कह रहे, to solve this problem is as may easily be conceived not the work of theoretical speculation, not by fine spun reasoning, not by spacious sophistry can we expect to obtain the solution of this problem. तो हेनीमैन साहब कह रहे हैं कि इस सवाल का जो, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है और डिटरमाइन करना फॉर एवरी पर्टिकुलर मेडिसिन को कि क्या डोज सफिशिएंट रहेगी होम्योपैथिक थेरेपेटिक पर्पज के लिए, and yet be so minute the gentlest and most rapid cure may be thereby obtained, ताकि हम उससे माइन्यूट करते हुए gentlest most rapidly cure हम प्राप्त करें। to solve this problem is as may easily be convinced, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे कि आसानी से समझा जा सकता है कि ये थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन के आधार पे नहीं हो सकता, ना ही फाइन स्पन रीजनिंग दे करके हो सकता, नोट बाई स्पेशियस सोफिस्ट्री हो सकता। सोफिस्ट्री का मतलब होता है कोई उस पे तर्क दे करके, कुतर्क दे करके स्पेशल, उससे भी नहीं हो सकता। जैसा कि कहते चले आते हैं ना कि भाई इसकी थर्टी काम करेगी, लो स्ट्रक्चर है तो वो काम करेगी, वो है तो उतनी लगातार देनी। आगे कह रहे हैं इट इज जस्ट एज इम्पॉसिबल एज टू, नहीं ऊपर रह गया, सोफिस्ट्री कैन वी एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। भाव यही है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना तो थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन के आधार पर मिल सकता, ना फाइन स्पन रीजनिंग के आधार पर मिल सकता, ना ही स्पेशियस सोफिस्ट्री के आधार पर मिल सकता। आगे कह रहे हैं इट इज जस्ट एज इम्पॉसिबल एज टू टेबुलेट इन एडवांस ऑल इमेजिनेबल केसेस। इसको टेबुलेट करना, इसका कोई एक तालिका बना देना, एक तरह से अरेंज इन टेबुलर फॉर्म कर देना कि यहाँ ऐसे इसको इतना देना, इसकी स्मॉलेस्ट ये होगी, इसका स्मॉलेस्ट वो होगी, ये एक तरह से इमेजिनेबल it is just as impossible as to tabulate in advance all imaginable cases. भाव यही है कि किसी भी केस के लिए ये पक्का रूल नहीं बनाया जा सकता। Pure experiment, careful observation of the sensitiveness of each patient and accurate experience can alone determine this in each individual case, and it were absurd to adduce the large doses of unsuitable medicines of the old system, which do not touch the disease side of the organism homeopathically, but only attack the parts unaffected by the disease, in opposition to what pure experience pronounces respecting the smallness of the doses required for homeopathic cures. तो हेनीमैन साहब ने पहली बात तो ये कही है कि भाई ये पहले से नहीं तय किया जा सकता, संभव ही नहीं है। सॉल्यूशन बताया हेनीमैन साहब ने कि प्योर एक्सपेरिमेंट और केयरफुल ऑब्जर्वेशन, हर एक पेशेंट कितना सेंसिटिव है, पेशेंट की सेंसिटिवनेस को ऑब्जर्व करते हुए, और एक्यूरेट एक्सपीरियंस एकमात्र ये तय करता है कि ईच इंडिविजुअल केस में मिनिमम डोज या स्मॉलेस्ट डोज कौन सी होगी, क्या होगी। एंड इट वर एब्सर्ड टू एड्यूस द लार्ज डोजेज ऑफ अनसुटेबल, ब्रैकेट में कह रहे एलोपैथिक मेडिसिन,
ऑफ द ओल्ड सिस्टम। और ये बेतुका है लार्ज डोजेज को रिड्यूस करना। अनसुटेबल मेडिसिन की ओल्ड सिस्टम में जैसे होता था, विच डू नॉट टच द डिजीज साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म होम्योपैथिकली। वो अनसुटेबल जो डोज हैं, मेडिसिन हैं, वो टच तो करती ही नहीं है डिजीज साइड को ऑर्गेनिज्म की होम्योपैथिकली सिमिली रूप से, बट ओनली अटैक द पार्ट अनअफेक्टेड बाय द डिजीज। बल्कि उसकी जगह वो क्या करती हैं, जो अनअफेक्टेड पार्ट है डिजीज से उन पे और ज्यादा वो अटैक करती है जाकर के। इन अपोजिशन वाट to what pure experience pronounces as respecting the smallness of the doses required for homeopathic cures। इसकी अपोजिशन में और ज्यादा अटैक करती है जो प्योर एक्सपीरियंस जो लिए गए हैं, प्रोनाउंसेस रेस्पेक्टिंग द स्मॉलनेस ऑफ द डोज को लेकर के, जो होम्योपैथिक क्योर्स के लिए जो स्मॉलनेस जो डोजेज हैं उनके द्वारा जो अनुभव लिए उनके और उल्टा ही वो महसूस होती हैं, जो नॉन होम्योपैथिक मेडिसिन को हम लार्ज डोजेज में देते जाते हैं। तो बात घुमा के फिर वहीं ला रहे हैं कि भाई स्मॉल डोज ही काम करती है और अनसुटेबल मेडिसिन की लार्ज डोज देना जैसे ओल्ड सिस्टम में था वो बेतुका है। और डोज जो है हर केस की, हर पेशेंट की सेंसिटिवनेस तय करेगी कि इसको हम स्मॉलेस्ट का दर्जा देंगे। अमित पाल के लिए स्मॉलेस्ट अलग होगी, पवन के लिए अलग होगी, श्रेय भाई के लिए अलग होगी। कैसा केस उसके हिसाब से डोज स्मॉल क्या होती है, माइन्यूट क्या होती है, वहां तय होगा। 279 में ही बताएंगे अभी। बेसिकली वो केसेस जो डेथरेट ना हो रखा हो विसरल ऑर्गन, जो जिसमें कोई मेडिसिन की मिंगलिंग ना हो, उनके लिए तो स्मॉल काम कर जाएगी सिंगली। लेकिन जो एडवांस हो रखे हैं, जिनकी वाइटलिटी वीक हो रखी है, वो उनको हो सकता है रिपीटेड आगे दे सकते हैं। वही स्मॉल डोज माइन्यूट डोज का दर्जा वो लेगी अमित पाल। डॉक्टर श्रेय भाई आवाज आ रही मेरी? हेलो दीपशिका। ओके, तो गड़बड़ हो रही है। हेलो अमित। ओके, हेलो। अच्छा वो सब हेलो बेटा, मैं मेरी आवाज ये किधर कब कब चली गई थी? अरे प्रभु, एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं चलता है और रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है और आपका हाँ ना की आवाज नहीं आती, तो फिर मैं रेस्पॉन्स चाहता हूँ, वहां फिर मुझे पता चलता है कि अरे ये तो किसी को आवाज ही नहीं आ रही, चलते चलते गड़बड़ हो रही है मितपाल भाई ये। नहीं, मुझे आई नहीं वो आवाज, वो आई नहीं उधर से अचानक ना। तो चलो 278 करते हैं और मैं लगभग पूरा सा कर भी लिया बोलते बोलते इसको। अभी लेफ्ट तो मैं अभी किया हूं ना, जब मुझे लगा कि आवाज ही नहीं आ रही और ये लगभग पूरा हो गया, ये एफोरिज्म पढ़ भी दिया मैंने और मैंने कहा उधर से कोई हाँ ना भी नहीं आ रही। चलो 278 करते हैं। 78 एफोरिज्म में कह रहे कि हेयर द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस फॉर श्योर एंड जेंटल रेमेडियल इफेक्ट। How small, in other words, must be the dose of each individual medicine homeopathically selected for a case of disease
टू इफेक्ट द बेस्ट क्योर। तो क्वेश्चन ये बनता है अब कि भाई वो डोज मोस्ट सुटेबल कौन सी होगी डिग्री में माइन्यूटनेस की, जो कि श्योर और जेंटल रेमेडियल इफेक्ट दे। और दूसरे शब्दों में अगर कहें कि वो डोज इंडिविजुअल मेडिसिन की कौन सी होगी स्मॉलेस्ट, जो होम्योपैथिकली सिलेक्ट की गई हो किसी डिजीज के लिए, जो बेस्ट क्योर दे। तो एनिमे कह रहे हैं कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू डिटरमाइन फॉर एवरी पर्टिकुलर मेडिसिन what dose of it will suffice for homeopathic therapeutic purposes and yet be so minute that the gentlest and most rapid cure may be thereby obtained। इसको डैश लगा कह रहे हैं समझाते हुए कि कह रहे हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज एज may easily be conceived not the work of theoretical speculation, not by fine spun reasoning, not by specious sophistry can we expect to obtain the solution of this problem। तो भाव ये है कि भाई ये जो सवाल उठा है कि वो पर्टिकुलर केस के लिए या माइन्यूटनेस ऑफ डोज किसको हम कहेंगे, तो इसका सॉल्यूशन थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन से नहीं निकल सकता, फाइन स्पन रीजनिंग दे करके नहीं निकल सकता इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन कि माइन्यूटनेस कौन सी हो डोज, और ना ही स्पेशियस सोफिस्ट्री के थ्रू निकल सकता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कह रहे हैं इट इज जस्ट एज इम्पॉसिबल एज टू टेबुलेट इन एडवांस ऑल इमेजिनेबल केसेस। और इसको टेबुलेट फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता किसी के लिए कि ये माइन्यूट डोज होगी, इस मेडिसिन की ये माइन्यूट डोज होगी, ऐसे पहले से कोई रूल नहीं बन सकता। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि प्योर एक्सपेरिमेंट, careful observation of the sensitiveness of each patient and accurate experience can alone determine this in each individual case, and it were absurd to adduce the large doses of unsuitable यानी कि एलोपैथिक कह रहे हैं ब्रैकेट में medicines of the old system which do not touch the disease side of organism homeopathically but only attack the parts unaffected by the disease, in opposition to what pure experience pronounces respecting the smallness of the doses required for homeopathic cures। आंसर यही दिया है निमैन साहब ने, अमित भाई, डॉक्टर दीपशिखा, कि भाई प्योर एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हुए पता चलेगा माइन्यूट कितनी रखनी है डोज। हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग होगा ये, हर एक केस के लिए ये मसला, और इसको टैबुलेट फॉर्म में नहीं दिया जा सकता पहले ही इमेजिनरी आधार पर या थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन के द्वारा या फाइन स्पन रीजनिंग देखते हुए स्पेशियस सोफिस्टी के द्वारा ये तय नहीं हो सकता, इसे तजुर्बा ही बताएगा। बल्कि कह रहे हैं कि वो बेतुका होता है जो ओल्ड सिस्टम में होम्योपैथी अनसुटेबल मेडिसिन की लार्ज डोज दिए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ प्योर एक्सपीरियंस ये बताता कि स्मॉलनेस जो डोज रिक्वायर होती है होम्योपैथिक कोर्स के लिए। तो ये था दूसरा बताया भैया। एक एक तरफ दोस्त तो स्मॉल ही करनी पड़ेगी, सेफ प्रैक्टिस रहती है दोस्त, सेफ रहोगे बिल्कुल, राइट होगी तो मार्वेलस रिजल्ट देगी, राइट नहीं होगी तो कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। तो इसलिए माइन्यूट डोज को तो सबसे पहले प्रैक्टिशनर को दिमाग में लेके चलना है जो भी क्लिनिक खोल रहा है। तो 79 बहुत ही अच्छा है, कई बार पहले भी रिपीट हुआ माइन्यूट डोज को लेकर के। 279 अफोरिज्म में हनीमैन साहब कह रहे हैं
उस बात को आगे बढ़ाते हुए माइन्यूट डोज को कि दिस प्योर एक्सपीरियंस शोज यूनिवर्सली दैट if the disease do not manifestly depend on a considerable deterioration of an important viscous ब्रैकेट में कह रहे हैं even though it be belong to the chronic and complicated disease ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं and if during the treatment all other alien medicine ALIEN medicinal influences are kept away from the patient दो बातें कही हैं अगली बात बहुत अच्छी है उससे कहने से पहले यहां तक क्लियर करते हैं कि प्योर एक्सपीरियंस यूनिवर्स सार्वभौम तरीके से ये दिखाता है कि यदि डिजीज डिपेंड ना कर रहा हो कंसिडरेबल डेटोरेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट विस्कस के ऊपर यानी कि वो डिजीज जिसमें कोई इंपॉर्टेंट विसरा का डेटोरेशन ही ना हो गया हो भले चाहे वो क्रॉनिक हो और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज ही क्यों ना हो दीप्तिका और दूसरी बात यदि दूसरे ट्रीटमेंट को मेडिसिनल इन्फ्लुएंस को उस मरीज से दूर रखा गया हो अभी उसमें कोई बंगलिंग ना हुई हो तो अगर ये दो बातें हैं तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि द डोज ऑफ द होम्योपैथिकली सेलेक्टेड एंड हाईली पोटेंटाइज रेमेडी फॉर द बिगिनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एन इम्पोर्टेंट स्पेशली क्रोनिक डिजीज can never be prepared so small that it shall not be stronger than the natural disease and shall not be able to overpower it अगर वे दो बातें ऊपर वाली ना शामिल हों यानी कि डेटोरेशन ना हो रखा हो विसरा का और उसमें कोई दूसरी मेडिसिनल इन्फ्लुएंस ना मिला दी हो मरीज में तो जो डोज जो है होम्योपैथिकली सेलेक्टेड और हाईली पोटेंटाइज रेमेडी की इतनी छोटी बन ही नहीं सकती कभी कि वो स्ट्रोंगर ना हो जाए नेचुरल डिजीज से जो उसे ओवर पावर ना कर ले इतनी छोटी बनना संभव ही नहीं है एट लीस्ट इन पार्ट एंड एक्सटिंग्विश इट फ्रॉम द सेंसेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड दस मेक ए बिगिनिंग ऑफ ए क्योर तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि वो कम से कम एटलीस्ट इन पार्ट काम करने लगेगी और वो एक्सटिंग्विश कर देगी सेंसेशन को लाइफ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ से और इस तरह से क्योर की शुरुआत तो करती ही करती है और बात यह है कि कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड सो स्मॉल आप कितनी भी कम करो अपनी तरफ से कितनी भी कम करो हैनीमैन साहब कह रहे हैं वो इतनी छोटी हो ही नहीं सकती कि वो नेचुरल डिजीज से स्ट्रोंगर ना हो जाए वो उससे स्ट्रोंगर ही होगी वो उसे ओवर पावर करेगी ही करेगी ठीक है जी तो अब आप इस उससे निकल जाओ कि साहब आपने सिंगल पोपी सीड साइज का दिया है तो काम करेगी नहीं करेगी या मैं कितनी हो आप माइन्यूट से माइन्यूट करके दे दो उसे फुटनोट नंबर 135 पे भी ऐसे ही भाव है हाँ रिवर्सेबल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बेटे बात ये ऐसी है कि अगर कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी हो रखी है मान लो थोड़ी सी बढ़ गई है स्ट्रक्चरल फंक्शनल से आगे निकल गई है मान लो कोई तो फाइब्रोइड है या फिर कोई ऑर्गन में पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए वो भी है और इरिवर्सेबल तो फिर बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा आगे हाँ 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 नहीं आपका आपका भाव उतना ही मजबूत है जितना आप बताना चाह रही हैं
इस डिटेरियोरेशन को इरिवर्सेबल चेंज तक भी माना जा सकता है, क्योंकि ये कंसिडरेबल डिटेरियोरेशन 75 एफोरिज्म में भी बताया हेनीमैन साहब ने। ये डिटेरियोरेशन का लेवल वहां भी बताया कि कंसिडरेबल हाइट तक अगर वो पहुंच गई बीमारी, वहां हालांकि कंसिडरेबल हाइट कहा है, कंसिडरेबल डिटेरियोरेशन नहीं कहा। तो अगर कंसिडरेबल हाइट की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आई रिग्रेट टू ऐड कि अपेरेंटली इम्पॉसिबल हो जाएगा डिस्कवर करना रेमेडी को, अगर कंसिडरेबल हाइट तक वो पहुंच गई। एक तरह से बंगलिंग कह लो या डेटरेशन कह लो ह्यूमन हेल्थ का। लेकिन यहाँ बात फिर आप वाले पॉइंट पे आते हैं कि कंसिडरेबल डेटरेशन किसको लिया जाए, कंसिडरेबल डेटरेशन इरिवर्सेबल को लिया जाए या कंसिडरेबल डिटेरियोरेशन अच्छा खासा नुकसान हो चुका है विसरा में, उसको लिया जाए। इरिवर हाँ 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 हाँ। तो डिपेंड करेगी, तो वहां आपको रिपीटेड दी जाए, आपको डोज थोड़ी सी स्ट्रोंग करनी पड़ सकती है। वहां आप जैसे सिंगल पॉपी सीड साइज था उसको रिपीट करके दिया देना पड़ सकता, वो मिनिमम डोज उसकी 2-3 जो सो फ्रैक्शनल डोज का आप भाव दे रहे थे ना, एक बार 3 बार टुकड़ों में देनी है 15-15 मिनट में ऐसे करके, या डेली डेली देनी है 50 मिलीसीमल को जब हम पढ़ रहे हैं, या एक दिन छोड़ के एक दिन दे रही है। तो माइन्यूट डोज, स्मॉलेस्ट डोज फिर वो होगी जो उस केस को मूव कर दे, जब तक वो मूव ना कर दे जब तक वो सिंगल डोज मानी जाती है। और सिंगल डोज भी माइन्यूट होगी अलग अलग, किसी की सिंगल डोज माइन्यूट हो जाएगी एक पॉपी सीड साइज का एक ही बार देने से, किसी की माइन्यूट डोज वही होगी दूसरे केस में कि वो 7 दिन तक दिया गया, एक पॉपी सीड को घोल के 7 दिन तक सक्सेशन करके दिया गया, तब उसमें चेंजेस आने शुरू हुए, या 2 दिन बाद चेंजेस आने शुरू हुए, है ना। अच्छा, ये बात तो ऐसे हो जाएगी केस टू केस। और कंसिडरेबल डेटोरेशन की बात अगर हम इसको इरिवर्सेबल पे मान लें, तो इरिवर्सेबल में फिर कंपनसेटरी का वो फंस जाएगा पेच। कम, हाँ, कंपनसेटरी क्योर का। तो बात बिल्कुल नजदीक है आपकी जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन भाव थोड़ा उधर ज्यादा झुक रहा है कि किसी भी केस की बिगिनिंग ऑफ क्योर के लिए वो बहुत ज्यादा इरिवर्सेबल में ना चला गया हो। यस यस यस। हाँ, तो ऐसा कुछ बात हम समझेंगे, ठीक है ना। जी भाई। जी। हाँ, काम करेगी। हाँ, और ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज जो वर्ड लिया आपने, इसका भाव समझ रहे हैं हम किसको लेंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज जो है ये ट्राई मियाज्मेटिक सेंस में है, ना कि एलोपैथिक बंगलिंग के हिसाब से है। हाँ, भले ही क्रोनिक डिजीज सिंगल मियाज्म का हो, भले ही चाहे क्रोनिक डिजीज वो हो जिसमें सोरा और सिफिलिस मिल गए हो। कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हनीमैन साहब के हिसाब से वो होते हैं जो सोरा के साथ सिफिलिस, और या सोरा के साथ साइकोसिस, या सोरा साइकोसिस और सिफिलिस तीनों आपस में मिल गए, गठबंधन हो गया, उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड डिजीज। और ये जो मेडिसिन के बंगलिंग से बनते हैं ना, एलोपैथिक खा रहे हैं सालों साल से, वो तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिप्लोरेबल बताए हैं, बहुत ही ज्यादा एक तरह से
वो डिजीज बताए गए हैं जिनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का ढूंढ पाना ही असंभव होता है दोस्त। तो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज को हम उनसे अलग रखें जो एलोपैथिक केमिकल खा खा के जो उसको खिचड़ी बना रखी है हैनीमैन साहब के हिसाब से, क्योंकि 75 में क्लियर कह चुके हैं उन कॉम्प्लिकेटेड डिजीज के लिए जो मेडिसिन के द्वारा बिगाड़ के कॉम्प्लिकेटेड कर रखे हैं आर्टिफिशियल और केमिकल मिला करके, कि भाई उनके लिए तो दवाई ढूंढना ही असंभव है किसी भी ह्यूमन हीलिंग आर्ट में। तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड वो है जो मल्टी मियाजमेटिक डिजीज है। क्रोनिक भी होते हैं ना, क्रोनिक सिंगल मियाजमेटिक डिजीज भी होता है, क्रोनिक मल्टी मियाजमेटिक डिजीज भी होता है ना भाई, ऐसे। ठीक है, बाकी बात आपकी बहुत अच्छी है कि यदि वो कॉम्प्लिकेट ना हो तो आप उतनी छोटी खुराक बन ही नहीं सकती कभी भी कि वो उस पे नेचुरल डिजीज से स्ट्रोंगर ना हो और उसको ओवर पावर ना कर जाए, और कम से कम वो शुरुआत तो कर ही देगी क्योर की। तो ये था भाव। और कोई पॉइंट है किसी का? चलो खैर, तो यहीं रुकेंगे आज। 279 तक हो गया है, 280, 81, 82, 83 4 और रह गए इस ग्रुप के, आगे करेंगे फिर। ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। नमस्ते भाई, राम राम। राम राम। राम 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 साहब।